हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। फाइन, होप यू ऑल हैव डन टिल अब जब तक हमने जितने टॉपिक कर लिए हैं आपने वो सारे के सारे कर लिए होंगे। आई होप यू हैव डन विद ऑल द लेक्चर्स। हम इनिशियल रेट मेथड तक कर चुके हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अपने पिछले लेक्चर में ऑर्डर को डिटरमिन करने के लिए बेसिकली मैंने एक मेथड बताया था, इनिशियल रेट मेथड। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफी ज्यादा यूजेबल मेथड है वो। फाइन, जितने भी बोर्ड्स के अंदर क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर उस मेथड से होते हैं। आज हम बेसिकली ऑर्डर को डिटरमिन करने के 3-4 तरीके पढ़ेंगे, ठीक है ना। हालांकि इतने तरीके तो एनसीईआरटी की बुक के अंदर है भी नहीं है, पर स्टिल अगर हम अलग अलग जेई और नीट की बुक्स को थोड़ा सर्च करें तो हमें काफी ज्यादा टेक्निक्स मिलेंगी ऑर्डर सर्च करने की। फाइन, तो ऑर्डर निकालने के आज हम बेसिकली 3-4 मेथड करने वाले हैं, जिसमें से कई तो काफी अजीब है, पर सारे के सारे मेथड ही कहीं ना कहीं तो इंप्लीमेंट होंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट मी टेल यू वन थिंग जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि यार हर क्वेश्चन में आप ये चीज सर्च करने की कोशिश करना कि क्यों हर टेक्निक दूसरे से अलग है, क्यों हमें हर मेथड आना चाहिए। देखो, अगर मेथड सारे के सारे एक जैसे अप्लाई हो रहे होते, एक जैसे डाटा के ऊपर अप्लाई हो रहे होते, फिर तो किसी एक मेथड से काम चल जाता। पांचों के पांचों मेथड में कुछ ना कुछ तो अलग होगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो ये मेथड लगाना है, ऐसा क्वेश्चन आया तो ये मेथड लगाना है, कुछ तो डिफरेंट होगा। तो उस डिफरेंट चीज को निकालने की कोशिश करिएगा, कोई दिक्कत। तो सेकेंड मेथड पे मूव करते हैं। सेकेंड मेथड बेसिकली हमारे पास है फ्रॉम इंटीग्रेटेड रेट लॉ या इक्वेशन मेथड। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड। फाइन, पहला याद है ना क्या था, इनिशियल रेट मेथड। उस क्वेश्चन की खास बात क्या थी, जो इनिशियल रेट मेथड था उस मेथड की खास बात थी कि आपको 3-4 एक्सपेरिमेंट दिए हुए थे, इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई थी एंड इनिशियल रेट दिया हुआ था। मैंने आपको बोला था ये चेक करना सीखिए कि कहां आपको पता चले कि इनिशियल रेट लगाना है, जब आपको 3-4 एक्सपेरिमेंट दिए हो, वो टेबुलर सा फॉर्म दिया हो जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन हो एंड इनिशियल रेट हो, एंड वो 3-4 एक्सपेरिमेंट्स हो अलग अलग, जिसके साथ आप कंपेयर कर सको, पहले को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ आप कंपेयर कर सको। यहां बेसिकली क्या होगा, यहां आपको उससे थोड़ा सा अलग किस्म का डाटा होगा। फाइन, यहां बेसिकली डिफरेंट कंसंट्रेशंस एट डिफरेंट टाइम, हर टाइम पे क्या कंसंट्रेशन है, हो सकता है वो रिएक्टेंट के बिहाफ पे दी हो सकता है वो प्रोडक्ट के बिहाफ पे दी हो, वो हमें अप्लाई कर करके देखनी है। किस में अप्लाई? अब जब बात आती है किस में, तो मैं हमेशा बोलता हूं यार ये मेथड जो है ना, वो एक तरीके का ये चीज है जिसको हम बोलते हैं तीर या तुक्का मारना, हिट एंड ट्रायल मेथड। ये जो डिफरेंट कंसेंट्रेशंस एट डिफरेंट टाइम है, इसको आप सबसे पहले जीरो ऑर्डर में पुट करोगे। अगर आपका डाटा सेटिस्फाई कर गया तो कूल है, नहीं किया तो फिर आप फर्स्ट ऑर्डर के डाटा में पुट करोगे। अगर फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन में पुट हो गया तो ठीक है, वरना सेकंड ऑर्डर के डाटा में पुट करोगे। ये जो डाटा है सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन में पुट करोगे। अगर सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन में आ गया तो ठीक है, वरना समझ गए ना यार, ये अल्टीमेटली एक तीर तुक्का मेथड है। फाइन, यानी कि ये सॉल्व करने टाइम काफी लंबा चला जाता है। हम पहले जीरो ऑर्डर में पुट करेंगे, जीरो ऑर्डर की इक्वेशन में अगर हमारा डाटा सेटिस्फाई कर गया तो कूल है, नहीं तो फिर फर्स्ट, नहीं तो फिर सेकंड। इस तरीके से ये बार बार ट्राई करके देखना पड़ता है, इसीलिए इसका नाम हिट एंड ट्रायल मेथड है। कोई दिक्कत? क्लियर? एक क्वेश्चन से आप ज्यादा अच्छे से समझ जाओगे। लेट्स हैव अ क्वेश्चन, लेट्स हैव इट।
So I have some data in front of me. The rate of decomposition of N2O5 in CCl4, यानी कि N2O5 डिकम्पोज कर रहा है, किसमें कर रहा है फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए. N2O5 is decomposing and the data is shown, the observation is shown. 0 पे 2.08 है, ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, यानी कि हमें रिएक्टेंट का दिया हुआ है. विद टाइम ये क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट डिकम्पोज होता जा रहा है, प्रोडक्ट में फॉर्म होता जा रहा है. तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जो N2O5 के डिकम्पोजिशन का डाटा दिया, हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है, टी हाफ निकालना है. पहले तो ये समझिए कि इसमें हम आज का ही मेथड क्यों लगाएंगे, क्योंकि अब तक हमारे पास इनिशियल रेट मेथड है, एंड इनिशियल रेट मेथड सिर्फ और सिर्फ कहां लगता है, जब हमारे पास 3-4 एक्सपेरिमेंट होते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशंस होती हैं एंड इनिशियल रेट दिया हुआ होता है, तब लगता है. अब यहां पे हम क्या लगाएंगे, हम इस डाटा को सेटिस्फाई कराएंगे, हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे. कैसे लगेगा हिट एंड ट्रायल मेथड, देखिए सबसे पहले हम जीरो ऑर्डर के लिए लगा के देखते हैं, ठीक है ना. तो जीरो ऑर्डर के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारी इक्वेशन क्या है. यस, बताइए क्या इक्वेशन है, व्हाट इज अवर जीरो ऑर्डर इक्वेशन. जीरो ऑर्डर में हमारी इक्वेशन जो है वो टेबल बना लेते हैं पहले तो पूरा. यहां पे हमारे पास टाइम है इन मिनट्स, यहां हमारे पास कंसंट्रेशन है इन मोलैरिटी, क्लियर, एंड यहां हम बना लेते हैं रेट कांस्टेंट. हाँ जी, रेट कांस्टेंट की हमारे पास क्या इक्वेशन निकल के आती है, बताइए जरा जल्दी से. ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टी, क्या निकल के आता है, ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टी निकल के आता है. क्लियर है ना सबको, ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टी. कोई भी दिक्कत, ये हमारे पास रेट कांस्टेंट की इक्वेशन है. इसमें हम क्या लगा लेंगे, हम अपना सारा वैल्यू पुट कर लेंगे, यानी कि ये वैल्यू तो बना लो 0, 135, 342, 683 एंड 1693. 2.08, 1.91, 1.67, 1.35 एंड 0.57. क्लियर. अब सबसे पहले इन दोनों के ऊपर लगा के देखो. जब हम इन दोनों के ऊपर लगा रहे हैं ये वैल्यू, तो ये क्या आना चाहिए, 2.08 माइनस 1.91 डिवाइड बाय टाइम कितना लग गया, 135. कोई दिक्कत. जब हम यहां लगा रहे हैं इन दोनों पे, तो ये क्या आना चाहिए, 2.08 माइनस 1.67 अपॉन 342. क्लियर. फिर इसके ऊपर लगा के देखिए, ये कितना आएगा, 2.08 माइनस 1.35 अपॉन 683. क्लियर. एंड अगर हम इसके ऊपर लगाएंगे, ये कितना आएगा, 2.08 माइनस 0.57 अपॉन 1693. हमारे पास 4 के हैं. लेट मी यूज द कैलकुलेटर टू simply find out the solution. Let me help you. This is 2.08 minus 1.91. This comes out to be 0.17 divided by 135. This is 0.00125. Clear. And then 2.08 minus 1.67 divided by 342. Fine. This is 2.08 minus 1.67 divided by 342. This is 0.00119. Let's move to the other figure. This is 2.08 minus 1.35 divided by 683. This comes out to be 0.00106. And if I move to the next statement, that is 2.08 minus 0.57 divided by 1693. This comes out to be 0.00089. Fine. Whatever the unit is, क्या है unit? Unit तो हमें पता है. This is molarity upon minute.
मोलैरिटी अपॉन यूनिट, यूनिट क्या है, यूनिट तो कॉमन ही है, मोलैरिटी अपॉन मिनट। मुद्दे की बात ये है, क्या आपका रेट कांस्टेंट एक कांस्टेंट है, क्या आपका रेट कांस्टेंट एक कांस्टेंट है? दिस इज 125, दिस इज 119, दिस इज 106, दिस इज 089। आपका रेट कांस्टेंट एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये क्वेश्चन, ये डाटा जीरो ऑर्डर का डाटा नहीं है। अब थोड़ा सा समझ आया है व्हाट इज हिट एंड ट्राई। हिट एंड ट्राई इज पुट द वैल्यू गेट द ऑर्डर, पुट द वैल्यू गेट द ऑर्डर। कोई दिक्कत? तो बड़ा सिंपल सा फंडा यार, आप जितना भी आपको डाटा दिया गया है, जितना भी आपको डाटा दिया गया है उसको इक्वेशन में पुट करिए। अगर आपका हर बार रेट कांस्टेंट, देखो फर्स्ट इंटरवल के लिए, सेकंड इंटरवल के लिए, थर्ड इंटरवल के लिए, फोर्थ के लिए, हर एक के लिए मैंने रेट कांस्टेंट और भी निकाला जा सकता था। आप इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो, ऐसे करके कंपेयर कर लो, क्योंकि आपको तो टाइम ही लिखना है ना कितना हुआ, वो दिस माइनस दिस हो जाएगा, दिस माइनस दिस हो जाएगा। मैंने सब जीरो के साथ कंपेयर कर लिए क्योंकि कैलकुलेशन आसान है भैया, और कैलकुलेशन का ही तो मुद्दा होता है। कोई दिक्कत? क्लियर? तो ये अलग अलग टाइम पे मैंने अलग अलग टाइम इंटरवल्स के लिए मैंने के निकाला जो कि कांस्टेंट नहीं आया। इसका मतलब ये जीरो ऑर्डर नहीं है, पर क्वेश्चन यहां समाप्त नहीं हुआ है। क्वेश्चन ये तो था ही नहीं कि ये जीरो ऑर्डर है या नहीं, क्वेश्चन तो ये है कि इसका ऑर्डर निकालेंगे, यानी कि ये सारा काम अब हम किसके लिए करेंगे? फॉर फर्स्ट ऑर्डर। सो इसके लिए मेरे को ये सारा इरेज करना पड़ेगा। लेट्स हैव इट फॉर, हां जी, फर्स्ट ऑर्डर। चलिए अब मैंने ये तो यहां पे रख लिया कि जीरो ऑर्डर नहीं है, तो क्या करेंगे? फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए ट्राई करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टाइम है हमारे पास, कंसंट्रेशन है, समय बचा लिया हमने। बेसिकली अब हम निकालेंगे के, यानी कि रेट कांस्टेंट के ऊपर ट्राई करके देखेंगे, वही सारा सेम फंडा। एंड इफ आई राइट द इक्वेशन, दिस इज 2.303 अपॉन टी, क्या होता है बताओ? log a नॉट अपॉन a। फाइन। ये सब टाइम इंटरवल्स, यानी कि फॉर द फर्स्ट वन, फॉर द सेकंड वन, फॉर द थर्ड वन, फॉर द फोर्थ वन, ये हम यहां पे करेंगे कैलकुलेट। कोई दिक्कत? क्लियर? एंड जब आप ये अलग अलग इंटरवल के लिए कैलकुलेट करोगे, तो लेट मी, आई हैव डन द कैलकुलेशंस फॉर ऑल दिस। पता है ना कैसे वैल्यूज पुट करनी है? फाइन। जैसे सबसे पहले के लिए मैं पुट करके दिखा देता हूं, 2.303 t 135 log a नॉट यानी कि 2.08 अपॉन at यानी कि 1.9। fine, when you solve it this comes out to be 6.30 into 10 raised to power minus 4. I have done it for second interval also, this is 6.32 into 10 raised to power minus 4, and done for third also, this is 6.32 into 10 raised to power minus 4, and the fourth one is 6.31 into 10 raised to power minus 4. I have done all the calculations, I am here with my calculations। कोई दिक्कत नहीं है, आपका टाइम बच रहा है, ठीक है ना। मैंने ये सारे के सारे कैलकुलेशंस करे हैं, putting it 342 and the values here 1.67, 1.35 and 0.57 for the next consecutive cases। fine, so if we done this, तो हर बार हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, ये अब बेसिकली मिनट इनवर्स है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर चेक कर रहे हैं तो हमारे पास मिनट इनवर्स निकल के आता है, ठीक है ना। खैर किस लफड़े में पड़ गए यार, ठीक है ना। मुद्दे की बात ये है, क्या सबका के सेम है? अरे के सेम है भैया, के सेम का मतलब वैल्यू डाटा सेटिस्फाई कर गया। ये सारे का सारा डाटा किस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर गया? फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन में सेटिस्फाई कर गया, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ऑर्डर है। इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ऑर्डर है। कोई दिक्कत? और क्या निकालना था इस क्वेश्चन में? निकालना था रेट कांस्टेंट, निकल तो बड़ा, ये बड़ा रेट कांस्टेंट, कोई दिक्कत। एंड और क्या निकालना था? और निकालना था इसमें टी हाफ। क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए? 0.693 डिवाइड बाय के। कर सकते हो ना? क्या करोगे? 0.693 अपॉन दिस इज 6.02 into 10 raised to power minus 4, एंड ये मिनट में आ जाएगा आंसर, क्योंकि मिनट इनवर्स ऊपर जाके मिनट आ जाता है। डू दिस कैलकुलेशन, लेट मी डू दिस। दिस इज 1.1 into 10 raised to power 3। कोई दिक्कत? आप इसको एग्जैक्ट निकाल के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कोई दिक्कत ना नहीं है। यू विल गेट अ थंब इफ यू आर करेक्ट, कोई दिक्कत। क्लियर? सो ये था हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड। फाइन, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चीज यार पता क्या है, बड़ी सिंपल है। चीज ये है कि यार जो भी आपको डाटा दिया गया है आपको जीरो ऑर्डर में पुट करना है।
अगर वो सेटिस्फाई हो गया तो कूल है, नहीं तो फिर फर्स्ट ऑर्डर में पुट करना है। अगर वो सारा डाटा सेटिस्फाई कैसे कराते हैं, हम रेट कांस्टेंट निकालते हैं, क्योंकि रेट कांस्टेंट एक कांस्टेंट वैल्यू फॉर अलग अलग इंटरवल्स। हर इंटरवल पे अगर हमारा रेट कांस्टेंट सही आता है, हर इंटरवल पे अगर हमारा रेट कांस्टेंट सही आता है तो हम सही हैं। इज दैट थिंग क्लियर? हर इंटरवल पे अगर हमारा रेट कांस्टेंट सेम ही आता है, इसका मतलब हम सही हैं, यानी कि ये ऑर्डर वही है, कोई दिक्कत। जैसे इसमें अलग अलग इंटरवल्स के लिए हमारे पास k क्या है 6.32 into 10⁻⁴। इवन अगर आप ये इंटरवल लोगे ना, ये इंटरवल लोगे या ये इंटरवल लोगे तो भी आपका आंसर 6.32 into 10⁻⁴ ही आएगा। क्यों? अरे क्योंकि ये रेट है कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट तो हमेशा कांस्टेंट ही होता है, एंड रेट कांस्टेंट को घंटा वर्ग नहीं बढ़ता। अगर रेट कांस्टेंट इस डाटा से सेम आ रहा है, इसका मतलब रेट कांस्टेंट की जो इक्वेशन किसकी है, फर्स्ट ऑर्डर की, यानी कि फर्स्ट की हमारा आंसर है। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? क्लियर? अब बेसिकली वी आर वेरी मच क्लियर विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक, है ना। तो एक मैं और क्वेश्चन लेता हूं जिससे एक्चुअली में हमारा थर्ड मेथड क्लियर होता है, क्योंकि बात सिर्फ इक्वेशन की नहीं है, ये सारा काम ना हम ग्राफ से भी करते हैं। ये जो तुक्का मारने वाला काम है ना, ये सिर्फ इक्वेशन में नहीं होता, ये ग्राफ में भी होता है। यानी कि ये डाटा सिर्फ वैल्यू ऐसा नहीं है कि इक्वेशन में ही पुट करके किया जा सकता है। दिस इज द थर्ड मेथड, कैलकुलेशन फ्रॉम द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। दिस इज द थर्ड मेथड, दैट इज कैलकुलेशन फ्रॉम द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यू कैन राइट दैट इज, दिस इज द थर्ड मेथड। आई एम डूइंग डायरेक्टली द क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, काफी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना, पर मैं इसको ग्राफिकली बताऊंगा यार कि कैसे ये ऑर्डर डिटेक्ट करने में हेल्पफुल है, मतलब किस तरह का तीसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। कोई दिक्कत? सो लेट्स हैव द क्वेश्चन। सुनियो क्वेश्चन, यार काफी लंबा है, पहले तो निकालो आराम से, आप पॉज पूज करके, है ना, लिख लो, इतना बड़ा क्वेश्चन है। मेरे को तो तब तक जगह बना लेने दो, ये जितनी जगह बन जाए उतनी बढ़िया ही होती है। लो जी बन गए, थोड़ी सी रख लेते हैं यहाँ पे, मैं कुछ ना कुछ तो कर दूंगा। फाइन, चलिए, आई होप आपने लिख लिया होगा। मुद्दे पे आते हैं, क्या चीज है ये, ठीक है ना। सो द एक्सपेरिमेंटल डाटा फॉर द डीकंपोजिशन ऑफ N2O5, यहाँ रिएक्शन दे दी। मेरे ख्याल से यार ये चैप्टर सारा N2O5 पे चलता है ना। वैसे आपको एक बात बताऊं, N2O5 का ऑर्डर 1 होता है। मतलब अगर आपको ये पता है ना, वैसे इस चैप्टर में ना ये बहुत खूबसूरती है क्या, कि ये ना बहुत बहुत ज्यादा डिस्कस कराते हैं, बहुत ज्यादा डाटा देंगे। पर आपको एक बात बताऊं, अगर आपको जो गिवन इक्वेशन है उसका ऑर्डर सिंपली याद है ना, क्योंकि 3-4 गिनी चुनी इक्वेशन ही है इस चैप्टर में। एक BCl5 की डीकंपोजिशन वाली होगी, एक N2O5 की डीकंपोजिशन वाली होगी, गिने चुने से रिएक्शन है इसके अंदर, ठीक है ना। और उनके ऑर्डर हमें लगभग याद ही हो जाते हैं। जब हम काफी ज्यादा बार पढ़ लेते हैं ना ये चैप्टर, तो उनके ऑर्डर लगभग याद ही हो जाते हैं, हमें पता है इसका ऑर्डर का आंसर 1 है। पर यार सीधा नहीं लगाना, मतलब इतना क्वेश्चन दिया है तो यार हल तो करना पड़ेगा ना। चलिए सॉल्व करिए। N2O5 का डीकंपोजिशन दिया हुआ है, देख के तो 2 लग रहा है, देखना तो है ही नहीं पर, ठीक है ना, क्योंकि वैसे तो हमें पता ही इंटरनली है ना, पर मन के अंदर छुपा के रखना है। क्या इसका ऑर्डर कितना है पता नहीं, सॉल्व करेंगे। सो टाइम दिया हुआ है 0, 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800 पे इतनी इतनी कंसंट्रेशन। एक बात ध्यान देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 है, यानी कि दिस इज एक्चुअली मल्टीप्लाई बाय 2। 1.63 से मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 163 है, ये 136 है, 114 है, दिस इज 93, 78, 64, 53 एंड 43। कोई दिक्कत? मैंने जानबूझ के ऐसा दिया है सो दैट आप इस चीज को समझ सके कि यहाँ भी ध्यान देना होता है, सिर्फ वही सब कुछ नहीं होता। कोई दिक्कत? क्लियर? तो मूव टू द टास्क नंबर 1 भाई, क्या है? प्लॉट द ग्राफ वर्सेस द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 वर्सेस टाइम। यानी कि अगर हम यहां पे N2O5 की कंसंट्रेशन ले लें मल्टीप्लाई बाय 10⁻², यानी कि यहां पे 0.2, यहां पे 0.4, 0.6, 0.8, 1, दिस इज 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, क्लियर। एंड यहाँ पे क्या है, लाइक 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800। अगर आप ये ग्राफ प्लॉट करो तो आप ये एक एक करके, आप तो मतलब ज्यादा अच्छे हो, आपको तो ज्यादातर मैथ भी करना होता है साथ में, या आप लोग तो ग्राफ बनाते ही रहते हो, तो आप ये वैल्यूज पुट कर करके देखना।
बट आई हैव फेल्ट इज कि अगर ये ग्राफ यहां से चलाया जाए, ठीक है ना, तो ये अल्टीमेटली कुछ इस तरीके से बनता है। अगर ये ग्राफ कुछ चलाया जाए इस तरीके से, तो ये कुछ इस तरीके से बनता है, यानी कि थोड़ा सा समझ लो ना कर्व। फाइन, ये ग्राफ कुछ इस तरीके, आप वैल्यूज पुट करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यू जस्ट पुट द वैल्यूज एंड व्हेन यू विल पुट द वैल्यूज यू विल रियलाइज कि भाई ये क्या हो रहा है, कि लगभग लगभग इस तरीके से हमारे पास कर्व निकल के आ रही है। फाइन, सो ये पहला काम तो बहुत आसान था। हम कर क्या रहे हैं, हम डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर का तीसरा मेथड समझ रहे हैं, जिसमें मैंने बोला था हर कुछ ग्राफ से निकालना सीखना है। कहां से निकालना सीखना है, ग्राफ से निकालना सीखना है। कोई दिक्कत, क्लियर? चलिए नेक्स्ट, फाइंड द टी हाफ। फाइंड द टी हाफ। भाई टी हाफ निकालना है, यानी कि क्या होता है टी हाफ? टी हाफ वो टाइम होता है जब आपकी कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन से क्या हो जाती है, आधी। व्हेन योर कंसंट्रेशन बिकम्स इनिशियल का आधा, व्हेन योर कंसंट्रेशन बिकम्स इनिशियल का आधा, उस टाइम पे जो टाइम होता है उसे बोलते हैं हाफ लाइफ। यानी कि यार सोच के देखो, ये हमारे पास है 1.63 into 10⁻², तो मैं 163 लिख लेता हूं, डिवाइड बाय 2, दिस इज 81.5। कितनी है, 81.5। टी हाफ 81.5 है। सोचो कहां है, ये 163 है, 136, समझ लो ना, 10⁻² से 114, 93, 78, यहां कुछ आएगा, मतलब यहां तकरीबन ये आएगा 81.5 वाला। क्लियर? ये 10⁻² के साथ है, मैं सीधा लिख रहा हूं। तो 81.5, थोड़ा सोच के देखिए कहां पे आएगा। फाइन, जिन लोगों ने वैसे लॉग और एंटी लॉग निकालना सीखा हुआ है उनके लिए ये बहुत आसान काम है, क्योंकि इतना काम अप्रोक्सीमेशन करना ना लॉग एंटी लॉग में सीखते हैं, ठीक है ना। जब मैंने एक शॉर्टकट टेक्निक सिखाई हुई ना कैलकुलेशन ऑफ लॉग वाली, तो वहां से ना एक्चुअली में ये निकल के आता है तकरीबन 1450। क्लियर? तो ये टी हाफ यानी कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ये तो फर्स्ट वन था। सेकंड क्वेश्चन का आंसर जब हम निकालते हैं तो ये तकरीबन निकल के आता है 1450 सेकेंड्स। कैसे निकाला हमने? निकाला कुछ, देखो ग्राफ से कर रहे हैं सब कुछ, देखो कैसे कर रहे हैं, ग्राफ से कर रहे हैं, ग्राफ से। ग्राफ से कैसे निकाल रहे हैं वैल्यूज? 1.63 अगर इनिशियल है तो टी हाफ क्या होता है, जब आप इनिशियल से क्या हो जाते हो, आधे। टी हाफ क्या होता है जब आप इनिशियल से हो जाते हो आधे, तो 1.63 का आधा मतलब मल्टीप्लाई बाय 10⁻² है तो 81.5। तो आप ये देखिए 81.5 कहां रह जाएगा, तकरीबन 1450 सेकंड के आसपास आपका जो कंसंट्रेशन है वो हाफ रह जाता है। तो हमने ग्राफ से एक अप्रोक्सीमेशन या डाटा से एक अप्रोक्सीमेशन निकाला। क्या अप्रोक्सीमेशन निकाला कि ये टी हाफ 1450 आना चाहिए। क्या अब भी आपने वो थर्ड मेथड पढ़ लिया कि ग्राफ से आपको ऑर्डर आ जाए? नहीं किया। अभी तक हमें नहीं पता चला कि ग्राफ से हम, हाँ थोड़ा सा आइडिया है क्या, कि कंसंट्रेशन और टाइम का, कंसंट्रेशन और टाइम का ये ग्राफ कब ऐसा होता है, वहां से आप सोच सकते हो, नहीं तो फिर चलो कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। अभी तक हमने ये नहीं किया कि ग्राफ से हमें ऑर्डर पता चल जाए, अभी तक तो हम इसका काम ही कर रहे हैं। क्या टी हाफ निकल गया कैसे, कब आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन से आप आते रह गए, उसका आपने एक अनुमान लगा लिया। दिस इज नॉट द करेक्ट, फुल्ली परफेक्ट नहीं है, आंसर सही है, फुल्ली परफेक्ट नहीं है, फुल्ली परफेक्ट नहीं है, इसलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 बना हुआ है, कोई बात नहीं, इस पे भी आते हैं। नेक्स्ट, ग्राफ बिटवीन द लॉग ऑफ N2O5, लॉग ऑफ N2O5 वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है, चेक करिए उसको। लो जी, चेक क्या करना है, मतलब बनाना है। लॉग N2O5 यानी कि भैया यहां पे ये लॉग ऑफ N2O5 का ग्राफ बनेगा एंड उस हिसाब से ये वैल्यूज हो जाएंगी। कोई दिक्कत? फाइन। एंड ये तो टाइम ही है इधर, तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहला काम करना पड़ेगा, हर नंबर का लॉग निकालना पड़ेगा। हर नंबर का लॉग निकालना पड़ेगा भैया, तो निकालिए, देर किस बात की है, हर नंबर का लॉग निकालिए। फाइन। एंड हर नंबर का लॉग, सर ये तो बहुत लंबा होगा, तो है ये क्वेश्चन तो बहुत लंबा है,
और फिर इतने नंबर का लॉग कैसे निकालेंगे, तभी तो सिखाया है कैलकुलेशन ऑफ लॉग इन 1 सेकंड। गो टू द वीडियो, ठीक है ना, लिखो वो यूट्यूब पे लिखो कैलकुलेशन ऑफ लॉग इन 1 सेकंड बाय आरजी सर, आ जाएगा, पढ़ो उसको। इनके लॉग्स 1 सेकंड में आपके पास आ जाएंगे। क्लियर, कोई दिक्कत? एंड अगर हम इनके लॉग्स देखें तो ये अल्टीमेटली हमारे पास आते हैं यहां पे -1.79, -1.87, -1.94, -2.03, -2.11, -2.19, -2.27 एंड -2.35। कोई दिक्कत? ये अल्टीमेटली हमारे पास सबके वैल्यूज निकल के आ गए हैं। कोई दिक्कत? क्लियर? अब आप इनको ग्राफ में प्लॉट करिए। फाइन। एंड व्हेन यू प्लॉट इन द ग्राफ, जब आप इन वैल्यूज को ग्राफ में प्लॉट करोगे, व्हाट यू विल गेट इज this, what you will get is a decreasing slope। फाइन। ये स्लोप हमारे पास दैट इज माइनस, या कह सकता हूं नेगेटिव वैल्यू है, एंड स्लोप को तो हम के बोलते हैं। कोई दिक्कत? इज दैट क्लियर? अब आप सोचो, कब लॉग और टाइम का ग्राफ ऐसा होता है, कौन से ऑर्डर के लिए? अब आप सोचो किसका ग्राफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ लीनियर हो, किसका होता है? सोचो, लॉग का कंसंट्रेशन का लॉग है एंड टाइम का ग्राफ किसका लीनियर होता है एंड डिक्रीजिंग होता है? सोचो, यहां अगर आप बहुत दिमाग पे जोर लगाओगे तो यू विल गेट द आंसर। क्या? फर्स्ट ऑर्डर का जो ग्राफ होता है ना, उसके लॉग की कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ लीनियर होता है। ठीक है ना? कहां से यार, जाओ ना, अभी कितने 3 लेक्चर लगा के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ के आए हैं, वो लगाओ सबके सब, एंड यू विल गेट टू नो कि लॉग ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ जो होता है वो लीनियर डिक्रीजिंग होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, एंड यू गेट द आंसर। एंड अगर वैसे पूछा जाए रेट लॉ, आ गया रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू के N2O5 की पावर, रेट इज इक्वल टू के N2O5 की पावर 1। कोई दिक्कत? समझ आ गई ये बात? नाउ बात चलते हैं 5वें पॉइंट। ये तो हो गया, क्यों? क्योंकि ऑर्डर 1 आ गया है, ऑर्डर 1 आ गया है तो ये इक्वेशन बन गया। अब मुद्दे की बात है, रेट कांस्टेंट निकालना है। क्या निकालना है? रेट कांस्टेंट। अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा सर टी हाफ है, फर्स्ट ऑर्डर डिसाइड हो गया, 0.693 डिवाइड बाय टी कर लो, क्या आ जाएगा? अरे नहीं, ये टी हाफ अनुमानित है। अनुमानित मतलब अंदाजा, ये हमने अंदाजा लगाया है टी हाफ का 1450 अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा, ये हमने अंदाजा लगाया है, इजंट इट? अभी तो चेक निकालना है। ये पॉइंट नंबर 6 का लिखो, कैलकुलेट हाफ लाइक फ्रॉम के। हम 5 में से 6 निकालेंगे एंड देन यहां से आए हुए टी हाफ को ये हमारा जो अनुमानित है इस टी हाफ के साथ करेंगे कंपेयर। कोई दिक्कत? इज दैट क्लियर? अब मुद्दे की बात ये है कि फिर के कहां से निकलेगा। मुद्दे की बात ये है कि के कहां से निकलेगा। अरे तो के निकालना आता है तुम्हें मैथ्स में? कैसे निकालते हैं के? स्लोप होता होती है के। क्या होता है स्लोप? y2 minus y1 upon x2 minus x1 माइनस, यही तो होता है के। कोई दिक्कत? होता है कि नहीं होता? नेगेटिव के तो ऐसे ही निकलता है। स्लोप यार इस पर्टिकुलर पॉइंट पे और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। यानी कि लो जी, 800 पे जो वैल्यू है, 800 पे जो वैल्यू है, कितनी वैल्यू है? 1.94 एंड यहां पे -2.03 करो ना, -2.03 माइनस 1.94 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 1200 माइनस 800। कोई दिक्कत? आ गया कैलकुलेशन। फाइन।
दिस इज 0.09 अपॉन 400, दिस इज 0.09 अपॉन 400। अल्टीमेटली ये आपके पास आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। कोई दिक्कत? (4.82 into 10⁻⁻⁴) लेट मी डू द कैलकुलेशन। यस, यही आ जाएगा। अगर किसी को लग रहा है यार थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत है तो यार मैं आपको बता दूं, एक्चुअली में यहाँ पे एक और चीज भी होनी थी, दैट इज 2.303, क्योंकि लॉग में है ना, तो लॉग में ये भी आ जाएगा। अगर ये ln फंक्शन में होता तो वो उस हिसाब से आता। क्लियर? मतलब नेचुरल लॉग का ग्राफ भी यही होता है ना, जो लॉग का ग्राफ होता है, तो वो 2.303 इसमें मल्टीप्लाई मैंने कर दिया ऑलरेडी। फाइन, ये जो चीज आएगी सारी की सारी, इसको मैंने इस नंबर से मल्टीप्लाई करके के बोला, ये जो चीज है ये अलग। फाइन, सो वी हैव द के, दिस इज 4.82 into 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। कोई दिक्कत? यहां से हो गया हमारा पॉइंट नंबर 5। अब मुद्दे की बात है, इससे हाफ लाइफ निकालो। टी हाफ 0.693 divided by this particular k, and when you calculate it, this comes out to be 1448 seconds। कितना आया? 1448 seconds। clear? Let me do hey, this is 1438 seconds। fine, I have calculated it wrong, this is 1438 seconds। कोई दिक्कत? now अब जब ये k की वैल्यू पुट करके 1438 सेकंड्स आया है, इसको कंपेयर करो इसके साथ। हमने ग्राफ से अनुमान लगाया था 1450 सेकंड्स, एंड ये हमने एग्जैक्ट k से निकाल लिया। पर पता चक्कर क्या है, ये तो चलो कुछ भी नहीं था, ये तो ऐसी क्वेश्चन था, तो हमने 6 पार्ट निकाल लिए। व्हाट आई वांट टू मेक यू लर्न, इस क्वेश्चन से मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं वो ये है कि ये k कहां से आया, यहां से। ये स्लोप कहां से आई, इस ग्राफ से। ये ग्राफ कहां से आया, यहां से। एंड ये ग्राफ हमें क्या बताता है, ये ग्राफ हमें बताता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है। हमें डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर निकालना था, एंड वी हैव डन द थर्ड मेथड, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर फ्रॉम द ग्राफिकल मेथड। यानी कि अब आज जो हमने 2 मेथड किए हैं, उसमें पहला मेथड क्या था, वो जो डाटा हर बार अगर मेरा k कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब वो मेरा ऑर्डर है जिस k की वो इक्वेशन है। एंड अब हमने क्या किया है, वो जो मेरे को गिवन डाटा है उसको मैं ग्राफ्स में पुट करता रहूंगा। अगर वो जीरो ऑर्डर के ग्राफ के साथ मैच कर गया तो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ के साथ मैच कर गया फर्स्ट ऑर्डर, एंड सेकंड ऑर्डर के ग्राफ के साथ मैच कर गया तो सेकंड ऑर्डर है। इज दैट थिंग क्लियर? दैट इज द मेथड नंबर 3। कोई दिक्कत? नाउ मूव टू द मेथड नंबर 4। कोई दिक्कत? चलिए मूव टू द मेथड नंबर 4, दैट इज फ्रॉम रेट कांस्टेंट। कोई दिक्कत? सारी चीजें हो रही हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन वाला पॉइंट हो गया, सारी कंसंट्रेशन विद टाइम वाला ग्राफ हो गया, तीसरा ग्राफ वाला काम हो गया, एंड चौथा रेट कांस्टेंट से हमें ऑर्डर कैसे पता चलता है। लेट्स हैव इट फ्रॉम द रेट कांस्टेंट। सो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर टॉपिक चल रहा है, एंड हम पहुंच चुके हैं मेथड नंबर 4। फोर्थ मेथड में हम इसे निकाल रहे हैं फ्रॉम रेट कांस्टेंट, या एक्चुअली फ्रॉम यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। फ्रॉम रेट कांस्टेंट या एक्चुअल शब्द इज फ्रॉम यूनिट्स ऑफ रेट। आपको पता है ये चीज हम थोड़ी सी पहले समझ चुके हैं, थोड़ी छोड़ो सारी काफी हद तक हम पहले समझ चुके हैं। वो कैसे है कि अगर हम बात करें जीरो ऑर्डर की, जीरो ऑर्डर के जो k के यूनिट्स होते हैं ना, फाइन, ये बेसिकली होते हैं मोल पर लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। पर अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं ना, फर्स्ट ऑर्डर के k के यूनिट्स होते हैं सेकेंड इनवर्स, या वही मिनट इनवर्स। वो तो यहां भी लिया जा सकता था, मोल पर लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। एंड अगर मैं सेकेंड ऑर्डर की बात करूं तो k के यूनिट्स होते हैं क्या, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स तो लेना ही लेना, कोई दिक्कत? k यूनिट्स होते हैं, कोई दिक्कत? फाइन। एंड इन जनरल ये किसी के लिए भी निकाला जा सकता है, ये जनरली
किसी भी ऑर्डर के लिए निकाला जा सकता है। लाइक फॉर nth ऑर्डर वी हैव ऑलरेडी डन दिस। लाइक k की यूनिट्स फॉर द nth ऑर्डर क्या होते हैं? दिस इज मोल रेज़ टू पावर 1 minus n, liter to power n minus 1 and second inverse। फाइन, ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं, इसका न्यूमेरिकल भी मैंने एक दो पहले करवा दिए थे आपको। फाइन, जैसे बड़ा सिंपल सी बात है, सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है कि लाइक कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हैविंग rate constant k is equal to 2.3 into 10 raised to power minus 2 mole inverse liter second inverse। suppose this is the question। फाइन, तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें से किसी भी चीज को उठा के, चाहे मोल को चाहे लीटर को, इसके साथ कंपेयर करो, ठीक है ना। जैसे मोल टू पावर -1 इज इक्वल टू मोल टू पावर 1 माइनस n, एंड यहां से -1 इज इक्वल टू 1 माइनस n, n इज इक्वल टू 1 प्लस 1 एंड दिस कम्स आउट टू बी। कोई दिक्कत, काफी आसान है। अगर तो आपको सीधा ही यूनिट्स याद है कि यार इसके यूनिट्स ये हैं, इसके ये हैं, इसके ये हैं, तो क्वेश्चन आया नहीं, सॉल्व किया नहीं कि आंसर पटाक के मारा मुंह पे, कोई दिक्कत। फाइन, एंड अगर आपको दिक्कत है कि यार क्यों जल्दबाजी में 4 नंबर जाने देने हैं भाई, +4 का मामला है, -1 मत करा देना, 5 नंबर में दुनिया बदल जाती है यहाँ पे। फाइन, तो अगर आप वो रिस्क नहीं लेना चाहते तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप इसको इसके साथ कंपेयर करो। फाइन, वैसे तो सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्टिव में मैं हमेशा बोलता हूँ 2 चीजें ध्यान रखनी, क्या? फास्ट एंड एफिशिएंट। क्या? फास्ट एंड एफिशिएंट। इफ यू आर फास्ट तो भी सिलेक्शन हो सकता है, इफ यू आर एफिशिएंट तो भी सिलेक्शन हो सकता है, एंड इफ यू आर फास्ट एंड एफिशिएंट फिर तो पक्का ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर यार एक बात ध्यान रखना, फास्ट के चक्कर में एफिशिएंसी मत खराब कर लेना, ठीक है ना, कि पता लगे तेजी किया और आंसर गलत निकाल दिया, उससे अच्छा तो आप दे दी अच्छी, कोई दिक्कत। क्लियर? इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर एंड मूव टू द ऑर्डर नंबर, मेथड नंबर 5 टू कैलकुलेट द ऑर्डर। कोई दिक्कत? एंड कौन सी ऐसी चीज रह गई, सोचो जरा, वो रह गया है हाफ लाइफ पीरियड। वो हमें बताएगा कि भाई ऑर्डर क्या है, और ये अपने आप में काफी स्पेशल मैंने निकाला हुआ है, बहुत जबरदस्त मेथड डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर का है, बहुत कम किताबों के अंदर होता है, बहुत रिसर्च करके बनाया है। देखिए 5वां मेथड टू कैलकुलेट द ऑर्डर फ्रॉम टाइम पीरियड, लेट्स हैव इट। सो मेथड नंबर 5, हाफ लाइफ मैथड, या लाइफ की जगह हाफ लाइफ मैथड लिख देता हूं। यू आर मोस्ट फेमिलियर विद दिस पर्टिकुलर वर्ड हाफ लाइफ। वैसे आप सबको क्लियर है व्हाट इज हाफ लाइफ? कोई आधा घंटा नहीं है, क्या है? जब इनिशियल कंसंट्रेशन क्या रह जाती है, हाफ, उस चीज को बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। कोई दिक्कत? फाइन। सो बेसिकली यार एक चीज आपको मैं उस दिन समरी में भी लिखवाई थी, लाइक हाफ लाइफ for any order is actually made inversely related to the initial concentration की power 1 minus n। फाइन, इफ यू रिमेंबर मैंने एक बात लिखाई थी जब हम समरी पढ़ रहे थे कि टी हाफ किसी भी कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n, नहीं n माइनस 1, टी हाफ किसी भी कंसंट्रेशन की पावर n-1 के ऊपर डिपेंड करता है। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप n को यहाँ 0 पुट करो तो ये -1 आ जाएगा बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल सही है, n-1 के ऊपर डिपेंड करता है। टी हाफ किसी की भी कंसंट्रेशन की n-1 के ऊपर, सीधे एक्चुअली लिख रहा था a0 1 n के ऊपर, टी हाफ किसी भी कंसंट्रेशन के इनवर्स के n-1 के ऊपर डिपेंड करता है। कोई दिक्कत? अगर आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर 2 अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशंस और उनके अलग अलग हाफ लाइफ दिए हुए हों, अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2 अलग अलग 2 डिफरेंट ए नॉट्स यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशंस एंड 2 डिफरेंट टी हाफ दिए हुए हों,
तब आप n निकाल सकते हो। कैसे? सपोज फॉर द फर्स्ट केस t half is inversely related to a naught की पावर n minus 1. This is for the first case. And for the second case, this is t half dash inversely related to 1 upon a naught a dash कर लेता हूं मैं यहाँ पे n minus 1. And अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कराऊं, this comes out to be t half upon t half dash a naught dash n minus 1 upon a naught n minus 1. You can put the values for this and this to be. तो हमें दिया ही है, two different a naughts दिए हैं, two different t halves दिए हैं. You can put the value and get the value for the n. कोई दिक्कत? तो ये बड़ा जबरदस्त मेथड है. एंड आया कहां से? ये जो हमने उस दिन समरी में बनाया था, याद रखिए क्या था, n minus 1. इसके ऊपर ध्यान रखना है. भाई मैं एक्चुअली में मतलब अपने अपने टेक्निक है, ये मैं फॉर्मली आपके लिए लिख रहा था तो ऐसे लिख दिया, वैसे मैंने तो ना इससे याद किया हुआ है. क्लियर? सीधा इनपुट करता हूं एंड आंसर मिल जाता है टी हाफ के रिलेशन का. फाइन, मैं तो डायरेक्टली ये पुट कर देता हूं, पर जैसे फॉर्मली ये होता है मेथड जो लिखने में आता है. फाइन, तो आप दोनों में से कोई भी याद रख सकते हो, इसीलिए मैंने एक्चुअली पहले 1 minus n लिख दिया था, बिकॉज़ दिस इज ऑलरेडी क्रैम्ड टू मी. कोई दिक्कत? टी हाफ इज directly proportional to the a naught 1 minus n or is inversely related to the power a naught n minus 1. कोई दिक्कत? पुट द वैल्यू करते हैं. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पर देखना क्या है, हर मेथड में देखो अलग चीज थी, इसमें क्या देखना है, ये होना चाहिए. फाइन, लेट्स हैव इट. एक क्वेश्चन से आप सादा क्लियर हो जाओगे. सो फिफ्थ मेथड के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन है, इन रिडक्शन ऑफ नाइट्रिक गैस with hydrogen the reaction was found to be 50% complete in 210 seconds. क्वेश्चन बहुत लंबा है. 50% कंप्लीट हो गया 210 सेकंड के अंदर. जब इनिशियल प्रेशर कितना है, देखो कंसंट्रेशन है इनिशियल, चाहे प्रेशर है, बात तो एक ही है, ठीक है ना. इनिशियल प्रेशर जब 200 mm है तो 210 सेकंड के अंदर 50% कंप्लीट हो गया. एंड सेकंड एक्सपेरिमेंट, टाइम ऑफ द हाफ रिएक्शन वाज 140 सेकंड व्हेन द इनिशियल प्रेशर वाज 300 mm. जब इनिशियल 300 mm है तब 140 सेकंड लगते हैं, जब 200 mm था तो 210 सेकंड लगे. आपको निकालना है ऑर्डर. क्वेश्चन ज्यादा लंबा है, आंसर इतना लंबा नहीं है, क्योंकि आंसर में तो ऑर्डर ही बताना है. लेट्स हैव द रिलेशन t half dash is equal to a dash concentration to power क्या था, n minus 1. क्या रखना है, 1 minus n तब लगाना जब डायरेक्टली लगा रहे हो, ठीक है ना. एंड a naught n minus 1. पुट द वैल्यूज. हाँ जी, टी हाफ, पहला टी हाफ कितना है 210, दूसरा टी हाफ 140. जब 210 वाला है वो इनवर्स में लिखा जाएगा, यानी कि 200, एंड 140 वाला यहाँ इनवर्स में लिखा जाएगा 300 टू पावर n minus 1. ये कॉमन लिया जा सकता है, कोई दिक्कत. दिस कम्स आउट टू बी 70 में डिवाइड हो रहा है 3/2. दिस इज 3/2 टू पावर n minus 1. एंड ये आ गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, पावर 1 हो गया ना, कोई दिक्कत. इसका मतलब n minus 1 is equal to 1 and n is equal to 2. कोई दिक्कत? आंसर. फाइन, दिस इज अ मेथड ऑफ हाफ लाइफ्स. फाइन, अगर हमें दो अलग अलग हाफ लाइफ एंड दो अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशंस दिए हुए हैं तो हम बेसिकली मेथड नंबर 5 लगा सकते हैं. फाइन, बड़ा ही सिंपल सा मेथड है. दो अलग अलग इनिशियल प्रेशर्स दिए हुए थे, लेट्स टेक इट एज प्रेशर्स, एंड दो अलग अलग टी हाफ दिए हुए थे. पुट द वैल्यू, एंड यहाँ पे देखिए 3/2 की पावर 1 है, 3/2 की पावर n minus 1. when you relate it, this is 1 is equal to n minus 1, n is equal to 2. कोई दिक्कत? क्लियर? सो बेसिकली व्हाट वी हैव डन इज 5 मेथड्स. इनिशियल रेट मेथड व्हेन अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स आर गिवन. सेकंड, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड, बेसिकली जब हमारे पास एक डाटा दिया जिसको हमने k में पुट किया एंड यू विल गेट द आंसर. तीसरा, ग्राफिकल मेथड, व्हेन यू आर गिवन द डाटा एंड यू हैव पुट इट इन द ग्राफ एंड देन यू सी दिस कि ये ग्राफ किसके साथ मैच कर रहा है. And then the method number 4, the units of rate constant. Fine, बहुत ही आसान, सबसे ज्यादा आसान मेथड नंबर 4 है. And then the method number 5 is very unique method of half lives. बहुत ही रेयरेस्ट फाइंड होता है ये वाला किताबों के अंदर, पर ये भी काफी अच्छा मेथड है. So these are the 5 methods to calculate the order of the reaction. कोई दिक्कत? फाइन, तो पढ़ते रहिए. अगर किसी को कोई दिक्कत है, you can definitely call on my number. ये ऑर्डर का बहुत जबरदस्त लेक्चर था, ध्यान से पढ़ लीजिए. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच.